अच्छी तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सिंह में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने तूफ़ान लेकर आया हूं। अर्थात कहने का आशय यह है कि इस समय वर्तमान में तूफ़ान का कहर भारत पर टूट पड़ा है। तो तूफ़ान क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कहां से आता है, कैसे बनता है, क्यों आता है, इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। इस समय वर्तमान में भारत के उन राज्यों पर खासकर इसका प्रभाव दिख रहा है जो राज्य पहले से ही इस कोरोना से पीड़ित थे, उन्हीं राज्यों पर इसका कहर बुरी तरह टूट पड़ा है। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र पर इसका मुख्य प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो तूफ़ान है, ये तूफ़ान क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तूफ़ान क्या है? तो तूफ़ान हवाएं होती हैं। जब हवाओं की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है तो उन्हीं हवाओं को हम तूफ़ान नाम देते हैं। ये तूफ़ान क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है? तो तूफ़ान जो होता है यह एक चक्रवाती जो है, ये एक चक्रवात है जिसके कारण तूफ़ान आता है। और यह कब आता है? तो यह अप्रैल और मई माह में आता है। ये प्रतिवर्ष एक बार आता है, लेकिन पिछले 2-3 वर्ष से यह 2 बार आ रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा कि अम्फान तूफ़ान आया था, इसके जस्ट बाद इस समय जो आया वह साइक्लोन निसर्ग है। यह एक चक्रवाती तूफ़ान है। ये कहाँ से आया? तो यह भूमध्य सागर से आया है। अर्थात यदि भारत के सापेक्ष देखें तो आप देख रहे हैं भारत का यह पश्चिमी तट है, यहाँ पे अरब सागर है, और यह पूर्वी तट है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो यह पूरा जो एक महासागर है, इसे हिंद महासागर नाम दिया गया है। तो हिंद महासागर में यह उठता है। कब उठता है? तो हिंद महासागर के सतह पर जब वहाँ के जो वायु होती है, वहाँ का टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो वहाँ की हवाएं जो होती हैं वह हल्की हो जाती हैं। हल्की हो करके यह ऊपर उठ जाती हैं। यह लगभग 30 से 33 हज़ार किलोमीटर तक ऊपर उठ जाती हैं, जिससे कि बीच का जो स्थान होता है ये रिक्त हो जाता है। और उसी समय जब यह स्थान रिक्त हो जाता है, उसी समय समुद्र में ऊंची ऊंची लगभग 6000 किलोमीटर तक की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। और लहरें उठने से इसके जो बीच में रिक्त स्थान हो जाता है, इस बीच में रिक्त स्थान के ऊपरी जो हवाएं होती हैं, जो आर्द्र हवाएं होती हैं, वह भारी होती हैं, वह नीचे गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका स्थान उनको रिक्त प्राप्त होता है। यहाँ पर दाब जो होता है वह निम्न हो जाता है। तो ये हवाएं नीचे से तेज़ी की ओर गिरती हैं और यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। तो इसके कारण ये जो भारी हवाएं हैं ये इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करती हैं। तो इसके कारण यहाँ पर एक चक्रवात उत्पन्न होता है जो गोलाकार आकृति का हो जाता है। तो इस चक्रवात जो उत्पन्न होता है, तो इसी चक्रवात से हवाएं उठती हैं, जिनकी स्पीड जो होती है, जो गति होती है, वह बहुत तीव्र हो जाती है। इनकी गति लगभग 100 से ऊपर रहती है। 100 से 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाती है। ये हवाएं जो होती हैं, ये आप देख रहे हैं पूरा आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। यहीं पर आप पूरे संसार की यदि बात करें तो इस साइड में और इस साइड पूरे चारों तरफ क्षेत्र हैं। तो ये जो तूफ़ान होते हैं जो समुद्र से ये उठते हैं, ये अधिकांश जो होते हैं ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये क्या करते हैं, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इनकी गति होती है। अर्थात ये पश्चिमी से पूर्वी क्षेत्रों में तीव्र वेग से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से यह तीव्र वेग से बढ़ते हैं। बढ़ करके ये जब ये तुर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन देशों से होते हुए सब बढ़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो नष्ट की बात की जाए इस समय, तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ी, और बढ़ने पर यहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये हवाएं जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र से टकराती हैं। टकराने के बाद में इनकी दिशा जो होती है वह बदल जाती है। तो ये इस दिशा में पहले चल रही होती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और जब यह हिमालय पर्वत से जो 20,000 ऊंचाई तक के यहाँ पर पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों से जब टकराती है तो इनकी दिशा परिवर्तित मुड़ जाती है, मुड़ करके इस दिशा में, यानी पूर्व से आपकी पश्चिम की ओर, अर्थात कह सकते हैं
दक्षिण पश्चिम की ओर इनकी दिशा हो जाती है और दिशा होने पर यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में जो राजस्थान का टेम्परेचर है या अन्य राज्यों का जो टेम्परेचर है वह बहुत बढ़ चुका है, जैसे कि आपका 40-42 टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो ये जिस जगह पे टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, अर्थात जितनी ज़्यादा जहां गर्मी पड़ती होती है, वहां पर इसका प्रभाव बहुत तीव्र वेग से देखने को मिलता है। तो ये जो तूफ़ान उठा, ये आया, ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र में इसका मुख्य प्रभाव देखने को मिला है। ये कहाँ से टकराया, तो ये जो तूफ़ान था ये महाराष्ट्र के आपका एक क्षेत्र पड़ता है अलीबाग से ये टकराया और टकरा करके गुजरात और महाराष्ट्र में इसका पूर्ण कहर देखने को मिल रहा है। अब इसका नाम कैसे दिया गया, इसके बारे में चर्चा करते। तो इन तूफ़ानों अर्थात हवाओं को या तूफ़ान कह सकते हैं, तूफ़ानों को जो नाम दिया जाता है, यह नाम देने की जो प्रक्रिया है यह सन 2004 से शुरू हुई थी। इसमें जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के क्षेत्रीय जो देश हैं, उन देशों के 8 देशों के बीच सहमति से यह नाम देने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है 2004 से। इसमें 8 देश हैं, 8 देश नाम देते हैं और उन 8 देशों का नाम क्या क्या है, जैसे भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड आदि प्रत्येक देश हैं जो प्रत्येक देश 8-8 नामों को एक सूची के रूप में देते हैं। तो कुल मिला के प्रत्येक राज्य 8 नाम देता है, तो 8 राज्य हैं तो 64 नाम की लिस्ट तैयार होती है। उन 64 नाम की लिस्ट में जिस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव तूफ़ान का होता है या जिसका नाम सरल होता है, उसी के आधार पर इन तूफ़ानों का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान में आपका जो तूफ़ान आया, इस तूफ़ान का जो नाम दिया गया वो साइक्लोन निसर्ग नाम दिया गया है। तो ये साइक्लोन निसर्ग नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नाम है साइक्लोन निसर्ग। और निसर्ग का बंगाली भाषा में शब्द है निसर्ग, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। तो ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया नाम है। जबकि पिछला जो आपका तूफ़ान अम्फान आया था तो उसको नाम दिया था थाईलैंड ने। अब आगे देखते हैं, वर्तमान में इस जो आपका तूफ़ान निसर्ग है अर्थात साइक्लोन निसर्ग पूरा नाम इसका दिया गया है। तो ये इसका प्रभाव किन क्षेत्रों में देखने को मिलता उन पे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये आपका महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बाद ये आपका गुजरात क्षेत्र है। तो गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य में पूर्ण रूप से इसका देखने को मिला है। बाकी अन्य राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, इन सभी में भी इसका प्रभाव होता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो प्रभाव हुआ है वह 2 राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा है, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका प्रभाव ये महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराया और टकरा करके पालघर, ठाणे, रायगढ़ और आपके इन सभी क्षेत्रों में तेज़ बारिश की संभावना रही, क्योंकि ये तूफ़ान जब आता है तो बारिश भी इसमें बहुत तीव्र होती है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया। और गुजरात का जो राज्य है, इस राज्य के बालसाड जो एक स्थान है, वहाँ पर नवसारी में, दंग में, सूरत में, तथा इसका प्रभाव यहाँ पर दमन द्वीप व दादर नगर हवेली में भी इसका देखने को मिला, जहाँ पर इसका मुख्य रूप से प्रभाव रहा है। तो इस प्रकार ये जो साइक्लोन निसर्ग है इसका प्रभाव भारत पर पड़ा हुआ है। और वर्तमान में आप जानते हैं कि कोरोना का कहर चल रहा है और वो भी गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र राज्यों में अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक तो कहर था ही, ऊपर से एक और कहर टूट पड़ा है। तो अब सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या किया गया है, तो सुरक्षा की दृष्टि से आपका इसमें महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की
टीमें तैनात कर दी गई हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और गुजरात में एनडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया है। तो इस प्रकार मित्रों आपने देखा, यदि आपको इसकी संपूर्ण चर्चा करनी है कि कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं, कहां से उठते हैं, किस प्रकार की धाराएं होती हैं, इन सभी की यदि आपको क्लास लेनी है तो आप हमारे चैनल एचडी विथ अरुण सिंह को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे प्रत्येक सब्जेक्ट की लगभग सभी क्लासें विधिवत और स्तरीय रूप से चलती हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एचडी विथ अरुण सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।